गौरी उस अंगूठी को पहनने के बाद अपने आप को भी भूल जाया करती थी। उसके हाथ पैर कांपने लगते थे। इस वक्त तीनों लोग गहरी नींद में सो रहे थे। बाहर भयंकर बारिश हो रही थी। क्योंकि सिद्धार्थ का इन दिनों सामना भूतों से था, इसलिए वो पैरासाइकोलॉजी और भूत प्रेत से रिलेटेड बुक पढ़ा करता था। किताबें सिद्धार्थ की कमजोरी थी। वो ज्यादातर अपने ट्रैवल बैग में कुछ किताबें रख ही लिया करता था, या यूं भी कहा जा सकता है कि उसके ट्रैवल बैग में सबसे ज्यादातर किताबें ही हुआ करती थी। लगभग रात के 1 बज रहे थे। पहले दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई थी और फिर सिद्धार्थ के कमरे का दरवाजा आवाज करते हुए अचानक खुल गया। दरवाजा खोलने वाला वहां पर कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन दरवाजे की आवाज से सिद्धार्थ अचानक उठकर बैठ गया। इससे पहले कि वो अपने बिस्तर के बाहर निकलता, उसने देखा कि गौरी उसके बेड के बगल में खड़ी हुई थी। गौरी कुछ अजीब तरह से सिद्धार्थ को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके होंठ सुर्ख लाल दिखाई दे रहे थे। लंबे काले बाल खुले हुए थे और लहरा रहे थे। सिद्धार्थ ने गौरी से पूछना चाहा कि आखिर वो इतनी रात में उसके कमरे में क्या कर रही है, लेकिन सिद्धार्थ कुछ बोल नहीं पाया। सिद्धार्थ के देखते देखते ही गौरी का चेहरा अचानक बदलने लगा। उसके हाथ पैर काले पड़ने लगे और उसके खुले बाल हवा में उड़ने लगे। उसका चेहरा बहुत ज्यादा बदसूरत और डरावना हो गया था। गौरी जोर जोर से हंसने लगी और सिद्धार्थ ने देखा कि गौरी अपने बड़े बड़े नाखूनों से उस पर हमला करने जा रही है। सिद्धार्थ ने गौरी को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ पैर बिल्कुल बेजान हो चुके थे। वो मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। गौरी सिद्धार्थ के पेट पर बैठ गई और उसने एक बड़ा सा खंजर निकाला और उसने वहां खंजर जैसे ही सिद्धार्थ के सीने में उतारना चाहा, अचानक सिद्धार्थ बहुत जोर से चिल्लाया और उसकी नींद खुल गई। सिद्धार्थ पसीने से लथपथ हो चुका था। घबराहट के मारे उसकी सांस फूल चुकी थी, लेकिन भगवान का शुक्र था कि ये महज एक सपना था, हकीकत नहीं। लेकिन सिद्धार्थ के चीखने के तुरंत बाद ही गौरी ने सिद्धार्थ के कमरे का दरवाजा खोला और अंदर आ गई। एक बात और जो अजीब थी वो ये कि सिद्धार्थ के सपने में भी गौरी ने सफेद कपड़े पहने हुए थे और अभी भी सिद्धार्थ के होश उड़ गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी जो उसके साथ हुआ वो दरअसल क्या था। अगले ही पल मिस्टर बजाज भी दौड़कर सिद्धार्थ के कमरे में आए। सिद्धार्थ, क्या हुआ? तुम इतनी जोर से चीखे? आर यू ओके? मिस्टर बजाज ने पूछा। कुछ नहीं, शायद मैंने कोई डरावना सपना देख लिया था। लगता है भूत सपने में ज्यादा डरावने होते हैं। इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ कह पाता, गौरी ने कहा, डैडी, मैं भी सिद्धार्थ की चीख सुनते ही यहाँ दौड़ी चली आई। चलो कोई बात नहीं। गौरी, सिद्धार्थ को पानी पिला दो और तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। काफी रात हो चुकी है और हम सबको अब सो जाना चाहिए, मिस्टर बजाज ने कहा। अगले दिन सुबह सिद्धार्थ हवेली में वापस जाने के लिए तैयार हो गया था। उसके पैर में दर्द था और वो ठीक से चल नहीं सकता था, लेकिन वो बिना कुछ किए रह भी नहीं सकता था। जैसा कि उसने बूढ़े बाबा से कहा था, बाबा भी 10 बजे से पहले ही वहां पर आ चुके थे। वे दोनों ही वहां से निकलने वाले थे। तभी गौरी ने पीछे से आवाज दी, सिद्धार्थ रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। डैडी की मर्जी तो नहीं थी, लेकिन मैंने उन्हें फिर भी मना लिया है, गौरी ने कहा। सिद्धार्थ उस तीसरे दरवाजे के पीछे क्या होगा ये सोचकर बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए हुए था। उसे लग रहा था कि या तो उसे उसके पेरेंट्स मिल जाएंगे या उनके बारे में कोई ना कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जरूर हाथ लगेगी। जब गौरी उसके साथ एक बार फिर हवेली जाने के लिए तैयार थी तो सिद्धार्थ का कॉन्फिडेंस दोबारा बढ़ गया था। वे तीनों जल्दी ही फिर से हवेली में पहुंच गए। इस बार शुरुआत में तो कोई भी परेशानी नहीं आई और वे लोग तीसरे दरवाजे तक बहुत आसानी से पहुंच गए। पहेली पूरी हो जाने के बाद उस तीसरे दरवाजे का ताला खुल चुका था। धक्का लगा कि जब दरवाजे को खोला गया तो वहां का नजारा किसी कैद खाने की तरह था। एक ऐसा कैद खाना
जहाँ पर फांसी का तख्ता अभी भी बना हुआ था। फांसी की रस्सी लटकी हुई थी, जहाँ तहाँ जंजीरें लटकी हुई दिखाई दे रही थी। दीवारों पर मकड़ी के जाल लटके हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर एक सैक्रिफाइस अलर्ट और इसके आसपास कोई तलवारें रखी हुई थी जिस पर सूखा खून लगा हुआ था। शायद इसी सैक्रिफाइस अलर्ट पर लोगों के हाथ, पैर और गर्दन काट दिए जाते थे। वहां की दीवारों पर खून के धब्बे और छींटे जहां तहां दिखाई दे रहे थे। दीवारों पर अलग अलग तरह के चाबुक टंगे हुए थे। कुछ चाबुक मोटी रस्सी के थे, कुछ चाबुक में कीलें लगी हुई थी, कुछ चमड़े के चाबुक थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर लोगों पर बहुत सितम ढाए जाते रहे होंगे। वहां का मंजर किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी था। अंदर का नजारा देखकर वे तीनों सन्न रह गए थे। इसके पहले का जो कमरा उन्होंने देखा था वो किसी आलीशान महल के कमरे की तरह दिखाई दे रहा था। इस कमरे और उस कमरे का कोई भी कंपैरिजन नहीं था। लेकिन एक बात जो दोनों कमरों में समान थी वो थी उन कमरों की मनहूसियत। जब सिद्धार्थ वहां पहुंचा तो उसे इस बात को समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि शायद उसके पेरेंट्स के साथ भी कुछ ऐसा ही कुछ हुआ होगा। लेकिन उस हवेली के बीचों बीच ये टॉर्चर रूम क्यों बनाया गया होगा? और अगर ऐसा था भी तो लोगों को वहां टॉर्चर पहले किया जाता रहा होगा। इससे सिद्धार्थ के पेरेंट्स का क्या लेना देना हो सकता था? जब सिद्धार्थ के दिमाग में ये सारे ख्याल चल ही रहे थे उसी बीच वहां चाबुक चलने की आवाजें आने लगी और फिर लोगों की दर्द भरी चीखों से वो कमरा गूंजने लगा। कुछ लोगों की चीखने की आवाज आ रही थी तो वहीं कुछ शैतानों की जोर जोर से हंसने की भी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहां पर वो हुआ जिसकी उन तीनों ने कल्पना भी नहीं की थी। उन लोगों के पैरों को भी मोटी मोटी बेड़ियों ने जकड़ लिया। वहां का शोरगुल और दर्द भरी चीखें और भी ज्यादा बढ़ गई। बेहद डरावने और खतरनाक जल्लादों के भूत जो दिखने में काले, लंबे, मोटे और बहुत बदसूरत थे अपने हाथों में अलग अलग चाबुक लिए इन लोगों की तरफ बढ़ने लगे। सिद्धार्थ को भूतों ने उल्टा कर दिया। धीरे धीरे वे सभी भूत सिद्धार्थ पर रुक रुक कर चाबुक मारने लगे। वहां पर हर एक चाबुक की आवाज के साथ वो हंसी और सिद्धार्थ की चीखें सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद यही सब कुछ गौरी के साथ भी होने लगा। सिद्धार्थ की चमड़ी निकलने लगी थी और उसके शरीर से खून बहने लगा था। थोड़ी देर बाद ये सब कुछ अचानक रुक गया। उन तीनों को कुछ भी समझ नहीं आया कि दरअसल वहां हुआ क्या था। गौरी की आंखों में अजीब सा गुस्सा था, लेकिन सिद्धार्थ की हालत बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि वो देख पाता कि उस वक्त गौरी क्या कर रही थी। गौरी चारों तरफ इधर उधर देख रही थी, वहां कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सिद्धार्थ का बीते दिनों हुए हादसे में भी बहुत खून बह चुका था और अभी चाबुक से मिले जख्मों से भी खून रिस रहा था। कुछ देर के लिए सिद्धार्थ की आंखें बंद हो गई थी। इतने ज्यादा जख्म सिद्धार्थ का शरीर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसके पहले भी जब वो उस कुएं में गिरा था तब बबूल के कांटे उसके शरीर में छुप गए थे। सिद्धार्थ को उस वक्त जो दर्द हो रहा था शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब सिद्धार्थ की आंखें खुली तो उसे ऐसा लगने लगा जैसे सामने बंधे हुए खंभों पर उसे उसके पेरेंट्स बंधे हुए दिखाई दे रहे थे। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो लोग चिल्ला चिल्ला कर उसे मदद के लिए पुकार रहे थे। थोड़ी देर बाद एक सफेद साड़ी पहनी हुई एक बूढ़ी चुड़ैल हंसते हुए उन लोगों के सामने आई। डर के मारे तीनों का खून सूख गया। वो चुड़ैल लकड़ी टेकते हुए आगे बढ़ रही थी। बिना दांत वाली वो औरत जोर जोर से हंस रही थी। उसके बाल पूरे सफेद थे और उसके पैर मुड़े हुए। उसके नाखून नुकीले और लंबे थे। वो गौरी के पास आई और गौरी से बोली, तो तू भी यहाँ पर ही आ गई? मौत तुझे भी खींच ही लाई। मरोगे, तुम सब मरोगे। इतना कहते हुए वो चुड़ैल वहां से उड़ने लगी।
उन लोगों की देखते देखते वो दीवार पर लगी एक तस्वीर में जाकर समा गई। तस्वीर के नीचे खून से लिखे हुए कुछ शब्द उभर आए। दे सहारा उन्हें जिन्हें आस है, ला खूनी खंजर जिसके नीचे गड़ी एक पुरानी लाश है। सिद्धार्थ, उस तस्वीर के नीचे देखो, वहां अगली पहेली लिखी हुई है, गौरी ने कहा। सिद्धार्थ का ध्यान अभी भी उन खंभों की तरफ था जहां उसे उसके पेरेंट्स के होने का भ्रम था। सिद्धार्थ आगे बढ़ा और जैसे ही वो उन खंभों के पास पहुंचा तो ऊपर से अचानक खून की बूंदें टपकने लगी। सिद्धार्थ को इस वक्त जो दर्द हो रहा था वो कुछ दर्द किया कि बहुत कम था जो इस वक्त उसके पेरेंट्स के बारे में सोचकर महसूस हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उस खून को देखकर कैसे रिएक्ट करे, आखिर उसका मतलब क्या था। एक बात तो सिद्धार्थ को समझ आ गई थी कि वहीं पर उसके पेरेंट्स को बांध कर रखा गया था। उसके वहां पर उसकी मम्मी का हार, टूटी चूड़ियां और उसके डैडी के जूते दिखाई दिए। सिद्धार्थ ये नहीं समझ पा रहा था कि क्या उसके पेरेंट्स जिंदा थे और उन्हें कहीं और कैद करके रखा गया था या वे लोग इस दुनिया में थे ही नहीं। उसे अपने इन सवालों का जवाब आगे के दरवाजे खुलने के बाद ही मिलने की उम्मीद थी। अब तक वहां पर सब कुछ फिर भी ठीक था, लेकिन अचानक वहां पर दोबारा से लोगों की चीख पुकार सुनाई आने लगी और ऐसा लगने लगा जैसे वो पूरी की पूरी हवेली गोल गोल घूमने लगी है। जो दरवाजा पहले बहुत आसानी से खुल चुका था वो अपने आप बंद हो गया। कमरे में अचानक धुआं ही धुआं दिखाई देने लगा। थोड़ी ही देर में वहां हद से ज्यादा अंधेरा हो गया। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। उन तीनों का दम घुटने लगा और तीनों ही बेहोश हो गए। जब वे लोग जागे तब उन्हें समझ आया कि बाहर अंधेरा हो चुका था। हवेली के अंदर के लाइट्स जगमगाने लगे थे। जिस कमरे में वो लोग अभी थे उस कमरे में जो उजाला था वो भी बहुत अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरा कमरा खून से सना हुआ हो। इससे पहले कि उन तीनों को होश आ पाता रात हो चुकी थी। सिद्धार्थ उठो, गौरी उठो, जल्दी से यहाँ से निकलने की कोशिश करो। अब तक तो हम जिंदा बच गए लेकिन अब रात होने लगी है। आगे क्या होगा ये हम सोच भी नहीं सकते। बूढ़े बाबा ने कहा। आगे के दरवाजे को खोलने के लिए उन्हें पहेली मिल चुकी थी, लेकिन क्या आज वहां से वे तीनों के तीनों जिंदा बाहर जाने वाले थे? वे तीनों लोग वहां से बाहर भागने लगे, लेकिन उनके खींचने पर भी वो दरवाजा नहीं खुल रहा था। बाबा, ये क्या हुआ? अब तक तो एक बार भी ऐसा नहीं हुआ था। सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से कहा। सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। चलो तीनों मिलकर खींच कर देखते हैं, शायद हम तीनों के खींचने से खुल जाए। ये वैसे भी पुराने दरवाजे हैं, बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ से कहा। जैसे ही तीनों ने मिलकर उस दरवाजे को खोला तो वो दरवाजा आवाज करते हुए खुला, लेकिन उसके पहले ही दोबारा वहां बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया। इससे पहले कि वो दरवाजा पूरी तरह से खुलता और वे लोग बाहर निकल पाते, एक और अनहोनी घटना हो गई। दरवाजा खुला, लेकिन दरवाजे के खुलते ही सिद्धार्थ और गौरी तो बाहर निकले, लेकिन बूढ़े बाबा उनको कहीं दिखाई नहीं दिए। सिद्धार्थ और गौरी भी वहां से ज्यादा दूर नहीं जा पाए और हवेली के बाहर जाते ही सिद्धार्थ लड़खड़ा कर गिर गया। गौरी भी थकान से चूर हो चुकी थी और उसे भी कब नींद आ गई उसे कुछ होश ही नहीं था। बात सिर्फ इतनी थी कि वे दोनों उस हवेली की सरहद से बाहर आ चुके थे और गांव से अब ज्यादा दूर नहीं थे। सुबह जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने अपने आप को गांव के एक चबूतरे पर पड़ा हुआ पाया। गौरी की आंखें खुली तो उसने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ उठो, हमें सर्किट हाउस चलना है। सिद्धार्थ, तुम्हें क्या लगता है कि बूढ़े बाबा के साथ क्या हुआ होगा? क्या जब हमने दरवाजा खोला तब वो हमसे पहले वहां से निकलकर भाग चुके थे?
या हवेली की आत्माओं ने उन्हें भी कैद करके रख लिया? गौरी ने सिद्धार्थ से पूछा। इस बात का जवाब तो हमें भी सिर्फ बूढ़े बाबा ही दे सकते हैं। तो आखिर बूढ़े बाबा कहाँ गायब होंगे? सिद्धार्थ पर भूतों ने अपनी भड़ास निकाली थी। उसे आज भी इतने चाबुक मारे गए थे। गौरी पर भी भूतों ने हमला कर दिया था, फिर भी बूढ़े बाबा का भूतों ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा। इसके पीछे क्या राज था? क्या बूढ़े बाबा कुछ ऐसी चीज छुपा रहे थे जिसका अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए।